मैं पहाड़ों को रहबासी, तू दिल्ली रौण वाली, मैं धारा को पानी वालो, तू बिस्लरी वाली। लोक गायक सौरभ मैठानी का ये गीत गढ़वाल की वादियों में एक ऐसे प्रेम निवेदन के साथ गूंज रहा था जिसकी भावभूमि अलग अलग है। दिल्ली की बिस्लरी पीने वाली और पहाड़ के धारों का पानी पीने वाले का संयोग कैसे बने, ये प्रेम द्वंद्व अभी प्रणय तक पहुंचा भी नहीं था कि देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई। राजनीति में तो बिस्लरी पीने वाले और धारे का पानी पीने वालों के मिलन में बहुत द्वंद्व नहीं होता। बिस्लरी वाला कब धारे में पानी पीने आ जाए और कब धारे वाला बिस्लरी पर उतर आए, कह नहीं सकते। प्रतीकात्मक ही सही, इस गीत के आलोक में न केवल गढ़वाल लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, बल्कि इसके माध्यम से उत्तराखंड के मुद्दे बहुत तल्ख भाषा में उभर आए हैं और राजनीति बचाव की मुद्रा में है। गढ़वाल सीट पर भाजपा ने जहां अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को जंग में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से रण जीतने की उम्मीद लगाई है। अंकिता हत्याकांड की लड़ाई लड़ रहे आशुतोष नेगी को उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं वामपंथी छात्र संगठन SUCI की रेशमा पंवार भी मैदान में है। और उनका जिक्र इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वो प्रदेश में चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों में से सबसे गरीब प्रत्याशी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 4,764 रुपये है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो यही सीट है। इस सीट की वर्तमान स्थिति पर आएं और यहाँ के गणित को समझें, उससे पहले आपको ले चलते हैं गढ़वाल लोकसभा सीट की एक इतिहास यात्रा पर। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं बारामासा की इलेक्शन स्पेशल सीरीज विस्तार। इतिहास के पन्नों में सांस्कृतिक वैभव और राजनीतिक उथल पुथल की बहुत सारी गाथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों से भरा रहा है गढ़वाल। लोक थातियों से लेकर इतिहास की इबारतों से खिंची कई छोटी बड़ी रेखाओं ने इसका भूगोल गढ़ा है। 52 गणों के देश से गढ़वाल बन जाने और ब्रिटिश गढ़वाल से लेकर आज़ाद भारत के गढ़वाल तक इसके कई आयाम हैं। सांस्कृतिक चेतना की जमीन का ऐसा विस्तार जो बद्रीनाथ के माणा गांव की पौराणिक गाथाओं से लेकर नीति की सम्मोहक घाटियों तक फैला है। इसकी दुर्गमता को लेकर गढ़वाल में मुहावरा ही बन गया कि कहाँ नीति कहाँ माणा, एक श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। विषम भौगोलिक परिस्थिति और मजबूत आर्थिकी ने इसे हिमालय के उन पहरुओं के रूप में मान्यता दी जिन्हें कभी देश के अंतिम गांव तो कभी देश के प्रथम गांव के नाम पर सत्ताएं बरगलाती रही हैं। कभी वन आंदोलन और चिपको आंदोलन के योद्धाओं की जमीन रहे इस क्षेत्र के तपोवन से लेकर जोशीमठ आज भी पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों को बचाने की लड़ाई दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। कत्यूरी राजाओं के बसाए सबसे पुराने शहर और बाद में नरसिंह और आदि शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ इस सीमांत क्षेत्र का केंद्र रही है। गढ़वाल लोकसभा का विस्तार अलकनंदा के साथ चलते 5 प्रयागों और गंगा के आर पार गोपेश्वर से केदारनाथ और मंदाकिनी के तटों से नीचे रुद्रप्रयाग तक उतरता है। उधर पिंडर की तेज धार को लांघती ये सीमा थराली ग्वालदम में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जा मिलती है। पिंडर के दूसरी पार कर्णप्रयाग से ऐतिहासिक चांदपुर गढ़ी नौटी होते हुए जनता की राजधानी गैरसैंण के पांडुआ खाल तक और भाबर में शकुंतला दुष्यंत की प्रणय स्थली कोटद्वार से लेकर योग नगरी ऋषिकेश तक इसका विस्तार है। श्रीनगर और पौड़ी जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक नगरों से नयार घाटी को लांघती और राठ से दूधातोली होते हुए आज़ादी के दीवानों के रणक्षेत्र धूमाकोट में अल्मोड़ा को छूती नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर तक ये लोकसभा सीट अपनी सीमा बनाती है। इस सीट का भौगोलिक विस्तार जितना बड़ा है उतना ही समृद्ध यहाँ के इतिहास के साथ चलने वाली राजनीतिक चेतना भी है। 52 गणों के इस क्षेत्र के एक बड़े राजवंश में तब्दील हो जाने की कहानी या उससे पहले पौराणिक इतिहास की गाथाओं में न जाकर अगर हम इसकी राजनीतिक चेतना को एक कालखंड के आलोक में देखते हैं तो पता चलता है कि कत्यूर, परमार, गोरखों और अंग्रेजों के साथ गढ़वाल ने एक ऐसी राजनीतिक समझ को विस्तार दिया है जो आज़ादी के आंदोलन से लेकर उत्तराखंड राज्य बनने तक हर छटपटाहट में न केवल शामिल रही बल्कि उसने एक ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई। आज़ादी के आंदोलन में गढ़वाल के हर हिस्से से उठती प्रतिकार की आवाज़ें यहाँ के स्थानीय सवालों को लेकर मुखर तो थी, लेकिन उसे धार दी 1990 के बाद हुए राष्ट्रीय आंदोलन ने। यहाँ जंगलात कानून, ज़मीनों के लगान और कुली बेगार से नागरिक त्रस्त भी थे और अपनी क्षमता के अनुसार आवाज़ भी उठा रहे थे। गांधी के प्रादुर्भाव और देश में आज़ादी की बड़ी लड़ाई से जुड़कर उन्होंने आज़ादी को ही अपनी समस्याओं के समाधान के साथ जोड़ा। उससे पहले यहाँ हर स्तर पर प्रतिरोध के स्वर अलग अलग रूपों में सामने आ रहे थे।
कुमाऊं परिषद के गठन के साथ ही यहाँ जनता अपने सवालों को संगठनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने लगी। बागेश्वर से चले कुली बेगार आंदोलन की लौ गढ़वाल के सभी हिस्सों में फैली। 1920 के दशक में यहाँ आज़ादी आंदोलन के बहुत सारे केंद्र बन गए थे, जिनमें महिलाओं ने भी देहरी पार कर हिस्सा लेना शुरू किया। कोटद्वार से लेकर दुगड्डा, नैनी डांडा, जैरी खाल, लेंसडाउन, नंदप्रयाग, श्रीनगर और पौड़ी इन आंदोलन के केंद्र बने। साल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर यहाँ एक नई राजनीतिक चेतना का सूत्रपात किया। 40 के दशक में तो बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज में हिस्सेदारी भी की। इन सब आंदोलनों से एक राजनीतिक धारा का उदय हो रहा था। देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ और भारत में 1952 में पहले लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हुए। ये वो समय भी था जब गढ़वाल के लोग श्रमदान से ही सतपुली से चौबट्टा खाल तक जनशक्ति मार्ग बना रहे थे। सतपुली में आई नयार की बाढ़ के बाद यहाँ के लोग प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं की पड़ताल भी कर रहे थे और नई सरकारों से अपने अनुरूप नीतियों की आस भी लगा रहे थे। ऐसे वक्त में जब पहला चुनाव हुआ तो यहाँ आज़ादी के आंदोलन के दो प्रमुख स्तंभ आमने सामने थे। कांग्रेस ने जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगदर्शन को अपना उम्मीदवार बनाया, तो दूसरी ओर पेशावर विद्रोह के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसका भी एक बहुत रोचक किस्सा है। गढ़वाल सीट पर प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस ने जब जीबी पंत और हरगोविंद पंत को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने नाम पर विचार करने को उनसे कहा। इस पर जीबी पंत ने उन्हें कहा कि वे अपने आवेदन के साथ किसी प्रस्तावक को लेकर आए। चंद्र सिंह गढ़वाली इससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने तर्क दिया कि मैं 11 साल की कैद काट कर आया हूं, अगर मुझे भी इस तरह से आवेदन करना पड़े तो मैं कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा। तब उन्होंने एक निर्दलीय के रूप में यहां से अपना पर्चा भरा। चंद्र सिंह गढ़वाली उस समय उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सेना में रहकर विद्रोह करने की एक मिसाल के तौर पर देखे जा रहे थे। पेशावर विद्रोह के बाद 1941 में 11 साल की जेल काटने के बाद वो आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। टिहरी में 1948 में नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत के बाद उठी विद्रोह की चिंगारी का नेतृत्व भी उन्होंने ही किया। दूसरी तरफ भगदर्शन थे और वो भी गढ़वाल में कोई अनजाना नाम नहीं थे। एक प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ईमानदार राजनेता, विद्वान शिक्षाविद, जनपक्षधरता वाले जनप्रतिनिधि, प्रतिबद्ध लेखक, सामाजिक विचारक और इससे भी बढ़कर गांधीवादी विचार को मानने वाला एक व्यक्ति, जिसके पास बेहतर समाज बनाने का सपना था। बहुत छोटी उम्र में ही चेतना से भरपूर भगदर्शन ने जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण के साल पैदा होने पर दिया गया नाम राजदर्शन को इसलिए बदल दिया था कि उसमें गुलामी का आभास होता था। अपने गांव से लेकर देहरादून और इलाहाबाद से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन तक में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद से वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होने लगे। 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में वे पहली बार एक स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए और साल 1930 में नमक आंदोलन के दौरान अपनी पहली जेल यात्रा की। इसके बाद तो उनका आंदोलन और जेल जाने का सिलसिला जारी रहा, जो देश की आज़ादी तक चला। उन्होंने सामाजिक जीवन में मनसा वाचा कर्मणा कोई अंतर नहीं रखा। उनकी शादी में सभी बारातियों ने खादी वस्त्र पहने थे। शादी में उन्होंने न कोई मुकुट धारण किया और न किसी प्रकार का दहेज स्वीकारा। राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने एक पत्रकार और संपादक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणदेश में कई विचारोत्तेजक लेख लिखने के बाद वो आज़ादी की अलग जगाने का मुखपत्र माने जाने वाले कर्मभूमि के 1 दशक तक संपादक रहे। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और अनुवाद भी किए। चुनावी राजनीति में आए तो पहला ही चुनाव चंद्र सिंह गढ़वाली के मुकाबले आसानी से जीत गए। साल 1957 भी उनके और चंद्र सिंह गढ़वाली के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भगदर्शन दोबारा जीते। उन्हें 71,403 वोट हासिल हुए, जबकि चंद्र सिंह गढ़वाली को 50,466 वोट। 1962 के चुनाव तक भगदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा नाम हो चुके थे। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा उपमंत्री थे, लिहाजा ये तीसरा और इसके बाद साल 1967 में हुआ चौथा लोकसभा चुनाव वो आसानी से जीत गए। 1963 से 71 तक वे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भी सदस्य रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए कई ऐतिहासिक काम उन्होंने किए, जिनमें केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना भी शामिल है। वे हिंदी के अनन्य सेवी थे। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में हिंदी के प्रचार प्रसार में उनका अद्वितीय योगदान रहा। वे संसद में हमेशा हिंदी में बोलते और प्रश्नों के उत्तर भी हिंदी में ही दिया करते। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें टोका तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस पर कहा, मैं आपके आदेश का ज़रूर पालन करता, परंतु मुझे हिंदी में बोलना उतना ही अच्छा लगता है जितना अन्य विद्वानों को अंग्रेजी में।
भक्तदर्शन के समाज के प्रति समर्पण को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब वे राजनीति के अपने सबसे सफल दौर में थे, उन्हें देश के योग्य नेताओं में गिना जाता था और उनके सामने अभी राजनीति में बने रहने के सारे अवसर थे, तब भी उन्होंने इंदिरा गांधी के लाख मना करने के बाद भी सिर्फ 59 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ये साल था 1971 और उन्होंने ये कहते हुए संन्यास लिया था कि नए लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह की उच्च नैतिकता राजनीति में दुर्लभ है। जहां आज राजनीति में किसी भी स्तर पर जाकर सत्ता पाने की दुष्प्रवृत्तियां हावी हैं, ऐसे में भक्तदर्शन एक विराट व्यक्तित्व के रूप में इससे बहुत ऊपर उठकर राजनीतिक शुचिता के आदर्श रूप कहे जा सकते हैं। जिस सादगी, समर्पण, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने राजनीति की, वो आज भी प्रेरणादायक है। बहरहाल, देश में 70 के दौर की राजनीति इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नया मोड़ ले रही थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रिवी पर्स खत्म करना और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश अलग कर देना, इन सब ने इंदिरा गांधी को काफी मजबूत साबित कर दिया था। ऐसे में 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रताप सिंह नेगी को कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी बनाया। स्वाभाविक था कि कांग्रेस की जड़ें यहां पहले से गहरी थी और इंदिरा गांधी के रूप में अब एक सशक्त नेतृत्व भी मिल चुका था। प्रताप सिंह नेगी चुनाव जीते, लेकिन एक सांसद के रूप में ऐसी कोई उपलब्धि उनके नाम नहीं रही जिसे यहां याद किया जा सके। इस दौर में इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीति से कांग्रेस को मजबूत तो किया, लेकिन अब लोकतंत्र में तानाशाही की प्रवृत्ति भी घुसने लगी थी। इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर हो गई थी या दिखने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने पूरी सत्ता को व्यक्ति केंद्रित बना दिया था। गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ जहां वो अपने को आम लोगों की हितैषी साबित कर रही थी, वहीं विश्व नेता बनने की चाह भी पाल रही थी। इस बीच समाजवादी राजनारायण की याचिका पर जब इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ तो उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय देश में ही आपातकाल की घोषणा कर दी। यह आपातकाल 18 महीने चला, जिस दौरान देश के सभी विपक्षी नेता जेल में डाल दिए गए। गढ़वाल में भी इसका व्यापक असर हुआ। आपातकाल हटने के बाद साल 1977 में हुए आम चुनावों ने राजनीति में एक नई उम्मीद पैदा की। गढ़वाल में युवाओं और महिलाओं में राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ाने में गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन ने भी अहम भूमिका निभाई। यह आंदोलन न केवल एक बड़े शैक्षिक संस्थान को खोलने के लिए था, बल्कि इसने गढ़वाल में सामाजिक चेतना का भी आधार रखा। महिलाओं और युवा सड़क पर उतर आए थे। वन आंदोलन भी अपना व्यापक रूप लेकर चिपको आंदोलन के नाम से दुनिया में दस्तक दे चुका था। इस सब का असर यहाँ की राजनीति पर पड़ रहा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति के नारे के बीच 1977 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। कांग्रेस ने चंद्रमोहन नेगी को इस सीट से टिकट दिया था, जबकि जनता पार्टी ने जगन्नाथ शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। तब जनता पार्टी की ऐसी लहर थी कि शर्मा यह चुनाव जीत गए। इस प्रकार देश की कई अन्य सीटों की तरह यहां भी 1977 में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी चुनाव जीता था। लेकिन शर्मा का कार्यकाल ज्यादा नहीं रहा। मात्र 2.5 साल में जनता पार्टी सरकार गिर गई और देश एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। जनता पार्टी के चौगुटा का प्रयोग विफल होने के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीति की नई पारी के लिए फील्डिंग सजाई। साल 1980 का यह चुनाव एक तरह से गढ़वाल की राजनीति के लिए भी एक नए युग की दस्तक था। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद में राजनीति करने वाले और देश की राजनीति में एक विराट व्यक्तित्व हो चुके हेमवती नंदन बहुगुणा को गढ़वाल सीट से चुनाव के लिए तैयार किया। बहुगुणा तब तक देश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। वो पहली विधानसभा के लिए करछना इलाहाबाद से जीतकर 4 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके थे। विभिन्न विभागों में मंत्री और मुख्यमंत्री तक रह चुके थे। साल 1971 में वो इलाहाबाद और 1977 में लखनऊ से लोकसभा सांसद भी रह चुके थे और इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री भी। इसके अलावा देश में हर राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में बहुगुणा थे। उन्हें एक तरह से तब राजनीति का चाणक्य माना जाता था। 1980 के चुनाव में जब वे पहली बार गढ़वाल में चुनाव लड़ने आए तो लोगों में उनके प्रति विशेष आकर्षण था। बहुगुणा जैसे बड़े कद का नेता आखिर अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा था। लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वो गढ़वाल से सांसद बने। हेमवती नंदन बहुगुणा ने तब जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रताप सिंह को बड़े अंतर से हराया था। बहुगुणा जी को करीब 1,80,000 वोट पड़े थे, जबकि प्रताप सिंह को मात्र 54,000। इन चुनावों के साथ ही इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी तो हुई, लेकिन संजय गांधी के बढ़ते दखल और अपनी उपेक्षा के चलते विद्रोही बहुगुणा ने जल्द ही सांसद और कांग्रेस की प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बहुगुणा का गढ़वाल सीट से इस्तीफा देना एक नई तरह की राजनीति की खिड़की खोल रहा था, जिसमें एक दूसरे को परास्त करने की सारी तिकड़में भिड़ाने की जुगत लगी हुई थी। 1982 में इस सीट पर हुए उपचुनाव ने गढ़वाल लोकसभा सीट को दुनिया भर में चर्चित कर दिया था। हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी ताल ठोकी तो कांग्रेस ने चंद्रमोहन सिंह नेगी को अपना उम्मीदवार बनाया।
जहां बहुगुणा इतने बड़े कद के नेता थे, वहीं चंद्रमोहन नेगी की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत थी। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगमोहन बड़ा नाम थे और वो खुद भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य और मंत्री रह चुके थे। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि इंदिरा गांधी और बहुगुणा दोनों ने ही इसे अपनी आन बान और शान का सवाल बना लिया था। इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में 34 जनसभाएं की। उपचुनाव की 3 बार तारीखें बदली गई। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और 62 मंत्रियों ने तमाम संसाधनों के साथ यहां डेरा डाला। 11 हेलीकॉप्टर उनके चुनाव प्रचार के लिए तैनात हुए। केंद्रीय बलों के अलावा हरियाणा और पंजाब की पुलिस समेत 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मोर्चे पर भेजे गए और लगभग 1700 कर्मचारियों का तबादला कर कांग्रेस ने अपने पक्ष के कर्मचारी भी तैनात किए। बताते हैं कि तब कांग्रेस ने इस चुनाव में 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आज से तुलना करें तो ये रकम अरबों में होगी। लेकिन इतने संसाधन झोंकने और मतदान में धांधली तक करवाने के बाद भी इंदिरा गांधी की हार हुई और बहुगुणा ने 29,024 वोटों से चंद्रमोहन नेगी को पटकनी दे दी। इस चुनाव के बाद बहुगुणा फिर से इलाहाबाद लौट गए, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ ऐतिहासिक चुनाव लड़ा। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में देश भर में एक सहानुभूति की लहर थी। गढ़वाल सीट से कांग्रेस के टिकट पर चंद्रमोहन सिंह नेगी एक बार फिर चुनाव लड़े और इस बार वे लोकदल के उम्मीदवार भरत सिंह को हराकर पहली बार संसद पहुंचने में सफल रहे। इस चुनाव के बाद देश में एक बार फिर राजनीतिक बदलाव की छटपटाहट शुरू हुई। राजीव गांधी के शासन में मिस्टर क्लीन की छवि को उनके ही वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने कई आर्थिक घोटालों का जिक्र करते हुए देश भर में सनसनी फैला दी थी। उन्होंने पहले जनमोर्चा नाम से एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया, जो बाद में जनता दल के नाम से एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गया। इसमें कई कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी नेता शामिल हुए। जो लोग 1977 में जनता पार्टी में थे, उन्हें भी यह नया मंच ज्यादा मुफीद लगा। गढ़वाल सीट से सांसद चंद्रमोहन नेगी भी कांग्रेस छोड़ जनता दल का दामन थामने चले गए। 1989 में चंद्रमोहन नेगी ने जनता दल से ही गढ़वाल लोकसभा सीट से ताल ठोकी। इस समय उनके मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल महाराज थे। देश में जनता दल की लहर होने के बावजूद भी चंद्रमोहन सिर्फ 1007 वोट से ही ये चुनाव जीत पाए थे। फिर आया वो दौर जिसे भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा पड़ाव माना जाता है और जिसे मंडल और कमंडल के राजनीतिक दौर के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपना नया आधार तैयार करने लगी थी। 90 के दशक में उसने अपने को गढ़ना शुरू किया और राम मंदिर के मुद्दे पर वह अपना बड़ा आधार बनाने में सफल भी रही। गढ़वाल सीट पर भी अब भाजपा ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सतपाल महाराज के सामने यहां सेना से आए मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी को मैदान में उतारा गया। हालांकि उनके लिए ये नया मैदान था, लेकिन उन्हें भाजपा की ओर से मुखौटा के रूप में ही उतारा गया था, जिसमें युद्ध की रणनीति भाजपा के ही पास थी। सैन्य बाहुल क्षेत्र और खंडूरी की ईमानदार छवि को पेश करते हुए भाजपा ने ये सीट जीत ली। एक तरह से लंबे समय के लिए खंडूरी युग और भाजपा की लंबी पारी खेलने की ये ओपनिंग थी। इस बीच कांग्रेस में भी एक हलचल हुई। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह के नेतृत्व में नई पार्टी का गठन कर लिया था, जिसे ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी के नाम से जाना गया। 2 बार चुनाव हार चुके सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़कर इस नई पार्टी में अपना नाम लिखवाया। इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी अपने चरम पर था और इसका एक केंद्र पौड़ी भी था। राज्य आंदोलन के लिए जो संघर्ष समिति बनी थी, सतपाल महाराज उसके संरक्षक भी बन चुके थे। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रति लोगों में असंतोष उभर रहा था। ऐसे समय में जब राज्य में नई तरह की राजनीति का उदय हो रहा था, तो संयुक्त संघर्ष समिति, जिसका प्रमुख घटक उक्रांद यानी उत्तराखंड क्रांति दल था, उसने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं की घोषणा कर दी। साल 1996 के चुनाव में एक बार फिर भुवन चंद खंडूरी भाजपा से और सतपाल महाराज तिवारी कांग्रेस से आमने सामने आए। संयुक्त संघर्ष समिति में शामिल सतपाल महाराज ने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं नारे से इतर अपना राजनीतिक रास्ता निकाल लिया था, जो उनके लिए मुफीद भी रहा। जनता के असंतोष का फायदा उठाकर सतपाल महाराज पहली बार संसद पहुंचने में कामयाब हो गए। इस बार राष्ट्रीय गठबंधन के सहारे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की अल्पमत सरकार बहुमत सिद्ध न कर पाने के चलते गिर गई और देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें सतपाल महाराज को वित्त और रेल राज्य मंत्री बनाया गया। ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 1998 और 99 में बहुत जल्दी 2 और लोकसभा चुनाव हो गए। इनमें फिर सतपाल महाराज और भुवन चंद खंडूरी आमने सामने खड़े हुए और दोनों बार जीतकर खंडूरी ने अपनी हार का बदला पूरा किया। खंडूरी केंद्र में अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और उन्हें सबसे सफल मंत्रियों में गिना गया। बल्कि भाजपा के शाइनिंग इंडिया नारे में भी लगभग सारी उपलब्धियां खंडूरी की ही रही। 2004 में भी भुवन चंद खंडूरी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। एक तरह से गढ़वाल सीट पर यह भुवन चंद खंडूरी का युग था।
खंडूरी अब तक एक स्थानीय राजनेता के रूप में अपनी छवि बना चुके थे। इधर उत्तराखंड में भाजपा को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो राज्य में भाजपा की राजनीति को लंबे समय के लिए स्थापित कर सके। ऐसे में साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा लगभग बहुमत के पास 34 सीटें लेकर आई और उसने उक्रांद और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाई, तो खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके लिए तब धुमाकोट की सीट से विधायक लेफ्टिनेंट जनरल तेजपाल सिंह रावत ने सीट खाली की, जिन्हें बदले में लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने टिकट देकर संसद भेजा। टीपीएस रावत एक तरह से खंडूरी के ही प्रतिनिधि थे, इसलिए उनके कार्यकाल को भी इस सीट के खंडूरी युग में ही गिना जाता है। इस युग का अंत हुआ साल 2009 में, जब सतपाल महाराज ने भाजपा प्रत्याशी टीपीएस रावत को हराकर लंबे समय से भाजपा के पास जा रही इस सीट को वापस लिया। फिर आया साल 2014, जब देश में एक बार फिर भाजपा ने अपने को मजबूत किया। इस बार नरेंद्र मोदी को आगे कर भाजपा बड़ा दांव खेलने जा रही थी। उत्तराखंड में 2012 का विधानसभा चुनाव भाजपा हार चुकी थी। ऐसे में गढ़वाल सीट से भाजपा के पास खंडूरी से बेहतर प्रत्याशी नहीं हो सकता था। कांग्रेस ने तब हरक सिंह रावत पर दांव लगाया, लेकिन भुवन चंद खंडूरी ने चुनाव जीतने में माहिर माने जाने वाले हरक सिंह को पटकनी देकर अपनी परंपरागत सीट वापस ले ली। खंडूरी जी को तब 4,05,690 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 59% था, जबकि हरक सिंह रावत को मात्र 2,21,164 वोट मिले। इस प्रकार भाजपा ने गढ़वाल में अपनी वापसी की। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहां भाजपा ने ही बाजी मारी। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा था। संयोग से भुवन चंद खंडूरी को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले तीरथ सिंह रावत के सामने तब गुरु पुत्र मनीष खंडूरी कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे। इस चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर में एक तरह से एकतरफा चुनाव हुआ। तीरथ सिंह रावत को 68% के साथ 5,06,980 वोट पड़े, जबकि मनीष खंडूरी को महज 2,04,311 वोट। मनीष के लिए हालांकि यह चुनाव नया था। वो कॉर्पोरेट जगत से राजनीति में आए थे। उनके पिता भाजपा में थे, इसलिए भी उनके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ये बात भी सच है कि बाद में उन्होंने लगातार गढ़वाल लोकसभा का दौरा कर अपनी कुछ अलग पहचान बनाई। इस बार वे भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो इतिहास से लौटकर अब वहीं आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। गढ़वाल सीट पर चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जहां एक तरफ भाजपा ने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और पूर्व सांसद अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से गणेश गोदियाल को उतारकर इस सीट को कांग्रेस ने बहुत रोमांचक बना दिया है। अभी 2 दिन पहले ही जोशीमठ की एक चुनावी सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जब मंच से आंसू बहाते हुए लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, तो कांग्रेस के प्रत्याशी गोदियाल ने इसे तुरंत लपक लिया। उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ के मुद्दों पर भी ऐसे आंसू बहाए होते तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ बेहतर होती। इसी बहाने उन्होंने गढ़वाल सीट के मुद्दों को और प्रखर तरीके से उठाया। जहां तक इस सीट के समीकरणों का सवाल है, तो चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही यहां चुनाव ने रंग जमा लिया था। भाजपा के प्रत्याशी को पैरासूट माना जा रहा है और कांग्रेस इसी नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। गणेश गोदियाल का लंबे समय से अपने क्षेत्र में रहकर जनता के सवालों के साथ खड़ा रहना उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त दिला रहा है। जोशीमठ, रैणी, मजदूरों को करंट लगने की घटना, सिलकियारा, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारों के सवाल, भू कानून, मूल निवास और राजधानी गैरसैंण जैसे सवालों पर गोदियाल लगातार मुखरता से खड़े रहे हैं। उन्होंने अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले अपने राठ इलाके में महाविद्यालय खोलने और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए सहकारिता के आधार पर स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार तैयार करने का भी काम किया है। वे अपने भाषणों और चुनाव अभियान में पहाड़ के तमाम मुद्दों को संबोधित करने में अब तक कामयाब नजर आ रहे हैं। विधायक, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वो अपनी संगठनात्मक और संसदीय समझ का भी लोहा मनवा चुके हैं। जनता के बीच में भी उन्होंने अपनी गहरी पैठ बनाई है। अपने नामांकन से लेकर चुनाव अभियान तक जितनी बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े हैं, वो कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के लिहाज से अचंभित करने वाला है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी हैं, जो लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहने के अलावा उन्हें एक अच्छा प्रबंधक भी माना जाता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उनकी नजदीकियां हैं। गुजरात में राज्यपाल रहे सुंदर सिंह भंडारी के ओएसडी रहने के समय से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ भी उनके पुराने संबंध बताए जाते हैं। यही वजह है कि वो न केवल हमेशा भाजपा की राजनीति के केंद्र में रहते हैं, बल्कि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया और लोकसभा का भी इस बार टिकट दिया। हालांकि वे 2 बार कोटद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। जनता से उनका न तो सीधा संवाद रहा है और न वे स्थानीय मुद्दों को अभी तक संबोधित ही कर पा रहे हैं।
उनके नामांकन में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पौड़ी में मौजूद थी और आखिरी समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयप्रकाश नड्डा और जनरल बीके सिंह जैसे धुरंधर उनके लिए सभाएं कर चुके हैं। लेकिन वो राम मंदिर, धारा 370, यूसीसी और 3 तलाक जैसे मुद्दों से नीचे उतरकर स्थानीय मुद्दों पर स्टैंड नहीं बना पाए। इन दोनों राष्ट्रीय दलों के अलावा क्षेत्रीय दल उक्रांद की ओर से आशुतोष नेगी भी चुनाव मैदान में है। आशुतोष पत्रकार हैं और अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक तरह से सबसे मजबूत पैरवी उन्होंने ही की, जिसके चलते ये मामला जन जन तक पहुंच सका। इस चुनाव में वो क्षेत्रीय अस्मिता के सवालों को मजबूती से उठाते हुए मैदान में है। इन तमाम मुद्दों, वादों और बातों के बीच मतदाता किस ओर झुकेगा, इसे समझने के लिए मतदाताओं को अलग अलग वर्गों के मिजाज से समझना जरूरी है। अगर इस लोकसभा सीट को देखें तो इसमें नगरीय, ग्रामीण, मैदानी और पहाड़ी सभी वोटरों का मिजाज अलग अलग है। भाजपा को कोटद्वार, ऋषिकेश, रामनगर जैसे क्षेत्रों से बड़ी उम्मीदें हो सकती हैं। ये उसका पुराना वोट बैंक रहा है। कह नहीं सकते वो अभी भाजपा के साथ वैसे ही खड़ा है या कुछ बदल गया है, क्योंकि अंकिता हत्याकांड के बाद ऋषिकेश के आसपास एक बड़ा वर्ग भाजपा से बुरी तरह नाराज है। यहाँ न केवल भाजपा का विरोध हो रहा है, बल्कि नेशनल मीडिया को भी नारे लगाकर जनता ने खदेड़ा है। पिछले दिनों यहाँ के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल के कई कारनामों से भी लोगों में नाराजगी है। विधायक रेणु बिष्ट की अंकिता हत्याकांड में जिस तरह की भूमिका रही है, वह भी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। कोटद्वार में भी विधानसभा अध्यक्ष के रहते वहां पुल टूटा, जो अभी तक नहीं बना है। कंडी मार्ग भी यहाँ के लोगों की पुरानी मांग रही है। रामनगर में भूमिहीन, विस्थापितों और वनवासियों के आंदोलन आज भी जारी हैं। राज्यसभा सांसद रहते हुए अनिल बलूनी ने धनगढ़ी पुल के बारे में जिस तरह का रुख अपनाया, उससे भी लोगों में नाराजगी है। बावजूद इसके इन मैदानी शहरों में भाजपा का एक मजबूत बेस वोट होता है। भाजपा संगठनात्मक रूप से भी यहाँ बहुत मजबूत है। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं कर भाजपा ने निश्चित रूप से अपने परंपरागत वोट को साधने की कोशिश तो की है। कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने इन जगहों पर स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उनके साथ भले ही अभी संगठनात्मक संकट है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरी लोकसभा सीट पर अंकिता के मुद्दे को बड़ा बना दिया है, जो उन्हें लाभ पहुंचा सकता है। कोटद्वार में उनकी रैली में जो भीड़ दिखी, उसकी उम्मीद भाजपा को भी नहीं थी और इसने भाजपा को सकते में तो डाल दिया है। यहाँ बड़ी संख्या में गांव से आए लोग भी बसे हैं, जिनका रुझान गोदियाल के प्रति साफ साफ दिखता है। गोदियाल ने इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कांग्रेस का परंपरागत वोट नहीं है। गोदियाल के आने के बाद उनका कैडर कुछ संगठित भी हुआ है और गोदियाल के लिए काम भी कर रहा है। कांग्रेस की सभाओं में हालांकि कोई स्टार प्रचारक नहीं है, लेकिन उन्होंने रामनगर में प्रियंका गांधी की बड़ी सभा करवाकर यहां अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की है। गढ़वाल लोकसभा सीट का पहाड़ी हिस्सा, जिसमें छोटे शहर और गांव हैं, उनमें मतदाताओं का बहुत अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। पौड़ी, श्रीनगर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग जैसे शहरों में भाजपा का जो बड़ा वर्ग बना है, वो बड़ा प्रभाव छोड़ता है। इन मतदाताओं पर गोदियाल सेंधमारी कर पाएंगे तो उनकी स्थिति में कुछ मजबूती आ सकती है। श्रीनगर और पौड़ी जैसे शहर जो पिछले सालों में कई सवालों को लेकर आंदोलित हैं, उनमें गोदियाल की पकड़ मजबूत दिखाई देती है। छात्र, नौजवान और महिलाओं के अलावा वकील, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता भी उनकी तरफ झुके दिखाई देते हैं। लेकिन भाजपा के उस परंपरागत वोट और राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ लोगों के रुख को बदलना क्या इतना आसान होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। छोटे शहरों में ये मिश्रित भी हो सकता है। जहां तक ग्रामीण वोटरों का सवाल है, उसके रुख से लगता है कि वो भाजपा से कुछ खफा है। कई जगह लोगों ने बैनर लगा दिए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अनिल बलूनी को उनके गोद लिए गांव के लोगों ने भी काफी खरी खोटी सुनाई है। गोदियाल लगातार गढ़वाली में भाषण देकर भाजपा से नाराज इन मतदाताओं को लुभा रहे हैं, लेकिन संगठन में बहुत ताकत होती है और संगठन का संकट गोदियाल के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। जबकि भाजपा के पास बूथ मैनेजमेंट तक का संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत है, मौजूद है और यही उसका सबसे बड़ा हथियार भी है। इस लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभाओं को देखें तो भी यहाँ भाजपा ही भाजपा नजर आती है। 13,58,703 मतदाताओं वाली इस लोकसभा सीट में जो 14 विधानसभा सीट हैं, उनमें से 13 पर भाजपा के विधायक हैं और जो एकमात्र सीट कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी के पास थी, वो भी अब अपनी विधायकी छोड़ बड़े नाटकीय अंदाज में भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस तरह देखें तो सभी 14 विधानसभाएं फिलहाल चप्पा चप्पा भाजपा ही हैं। तो ये था गढ़वाल लोकसभा सीट का इतिहास और वर्तमान। इसका भविष्य आपको 19 अप्रैल को तय करना है। आप सभी से अपील है कि वोट करने जरूर जाएं। इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तराखंड की बाकी लोकसभा सीटों पर भी बारामासा ने विस्तृत प्रोग्राम किए हैं, जिनका लिंक आपके लिए कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। उन प्रोग्राम्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजें और जुड़े रहें बारामासा।